सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। क्लाइमेट चेंज इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से शदीद मुतासर है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से 5वां गैर महफूज मुल्क करार दिया गया है। क्लाइमेट चेंज पर परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान को 31वां नंबर दिया गया है, जबकि आबादी के एतबार से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। यानी आबादी में इजाफे से दीगर मसाइल के साथ कार्बन के अखराज में भी इजाफा होता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान में होने वाली तबाही पर बात करें तो 2022 के जो फ्लड है उसमें $15 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ और 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। 2010 के सैलाब ने 5 करोड़ 30 लाख अफराद को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल के दौरान 2 डेकेड्स के दौरान दरख्तों की तादाद में 1% की नुमायां कमी आई है। इसी तरह बढ़ती हुई आबादी की रिहायशी ज़रूरियात पूरा करने के लिए 2017 से 2020 के दरमियान पाकिस्तान की काबिल काश्त अराजी में 3% की कमी वाक़ई हुई है। जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, उसके नतीजे में क्लाइमेट चेंज से बारिशें कम हो रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाबों की शिद्दत में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, खुश्क साली और समुद्री तूफान आने के इम्कानात भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस से निपटना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसीलिए उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का अहम हदफ माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात से निपटना है और हुकूमत ने अगले 5 बरस में ग्रीन हाउस गैसेस में 50% तक कमी का हदफ मुकर्रर करने के साथ काबिल काश्त ज़मीन में 20% से ज़ायद इजाफे और पानी को ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में 10 मिलियन एकड़ फिट तक के इजाफे का हदफ भी शामिल किया है। अब ये सवाल है कि इन तमाम चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान की जो 5 साला प्लान पर अमल करना किस हद तक हमारे लिए चैलेंज होगा। चूँकि हम जब इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं या गुर्बत में कमी की बात करते हैं तो उसमें जो आपका ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कहीं ना कहीं हमें रुकावट दिखाई देता है। वर्ल्ड बैंक ने एक तखमीना भी लगाया है, उसकी रिपोर्ट भी मैं सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं गेस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ आबिद सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर STPI हैं, साथ ही साथ मेंबर COP29 एडवाइजरी कमेटी भी हैं। थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हैं। अभी जो मैं बात करी थी, एक तो ये पूरी रिपोर्ट हमने सामने रखी, रिसर्च सामने रखी, इसके साथ साथ ये कहिएगा ये जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक तखमीना लगाया जिसके मुताबिक ही जो हमारे माहौलियाती चैलेंजेस हैं, वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, माहौलियाती डिग्रेडेशन है, एयर पोल्यूशन है, इसके जो मजमूई ख़तरात है वो पाकिस्तान की जो GDP की शरह है वो 2050 तक कम से कम 18 से 20% कहा जा रहा है कम कर देंगी। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए। अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो हम इसे अचीव कैसे करेंगे जो टारगेट सेट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से? यकीनन ये क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है और एक आम फाम बात की जाती है कि एवरी पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड, कि आप जो बचा सकते हैं बेसिकली वो जो आपने कमाया है उसके बराबर होता है। तो हमने देखा जैसे फ्लड 2022 में पाकिस्तान की कई दहाइयों की जो डेवलपमेंट थी वो एक सैलाब की नज़र हो गई। इसी तरीके से उस साल में गंदम की जो ज़ख़ीरा शुदा फसल थी, कपास की जो खड़ी फसल थी वो तबाही की नज़र हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो है वो हो गया। तो क्लाइमेट चेंज इस वक्त एक ऐसा चैलेंज है कि ये किसी भी ग्रोथ प्लान, और जो उड़ान जो है ये एक ग्रोथ प्लान है, अगर इसमें ना होता तो शायद वो उड़ान जो है वो अधूरा होता, उसकी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव हासिल करना नामुमकिन होता है। चूँकि जाहिर है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है, पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, तो फिर एक तो रेवेन्यू अर्न करने के जो हैं इनिशिएटिव उनकी तरफ जाना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज को उसके लिए ट्रेन करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन तमाम पहलुओं का जो है सद्देबाप करना होगा जिनकी वजह से रेवेन्यू जो है वो ज़ाया होता है, जिनकी वजह से तबाही आ सकती है, और उसमें क्लाइमेट चेंज सर फहरिस्त है। और पाकिस्तान
जो है इस वक्त अपने NDCs भी तैयार कर रहे हैं। NDCs वो रजा कराना कमिटमेंट हैं जो कि पूरी दुनिया के ममालिक ग्रीन हाउस गैसेस को मिशन को रोकने के लिए अपने अपने तौर पे दे रहे हैं। तो पाकिस्तान अपना NDC जो है उसका तीसरा वर्जन वो भी इस साल COP30 में प्रेजेंट कर रहा होगा, और जो उड़ान के जो टारगेट्स हैं वो NDC से मुताबिकत रख रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काफ़ी टाइमली था कि वो जो कुछ हम पूरी दुनिया के साथ कमिट करेंगे NDCs में, उसको हम अपने 5 साल तरक्याती मनसूबे का हिस्सा भी बना लेते हैं। ठीक है एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि फ़िलहाल हमें मज़ीद किन चैलेंजेस का सामना है जिनकी वजह से हम देख रहे हैं, क्योंकि अब नेचुरल डिज़ास्टर ये तो हम देख रहे हैं ये तो हो रहे हैं, इसमें 2022 का अगर जो फ्लड है उसमें जो हम देख रहे हैं कि लाइफ लॉसेस तो हुए, इकोनॉमिक लॉसेस जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। उसमें ख़ासतौर पे जो रिकन्स्ट्रक्शन है उस पर ओवरऑल जो लागत आई वो भी कहा जा रहा है कि $40 बिलियन से ज़्यादा थी। तो अब ये उसमें फिर बहुत से सवालात उसकी शफाफियत पर भी उठते हैं कि जो लॉसेस हुए उसको कितनी टाइम में या किस मुद्दत में पूरा किया गया। तो आप क्या समझते हैं क्या क्या रुकावटें मौजूद हैं जिन पर काम करेंगे तो हम ये जो क्लाइमेट चेंज वाला चैलेंज हमें दरपेश है इस पर हम ओवरकम कर सकते हैं? देखिए आमना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और अफसोसनाक बात यह है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से इस इशू को कोई सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब थोड़ी बहुत कोशिशें की जा रही है कि भाई ये हमारे लिए कितना मसला बन गया है, और ये जिस तरीके से फ्लडिंग ने $30 बिलियन का हमें नुकसान हुआ 2012 ऑनवर्ड जो हमारे साथ हुआ। अब देखें, पहली मरतबा PDM2 गवर्नमेंट में आपको याद होगा शहरी रहमान साहबा पीपल्स पार्टी वाली जो है उन्हें क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री दी गई थी। उन्होंने बड़ा काम किया था, जो दयानतदारी की बात है माननी पड़ेगी। नेशनली इंटरनेशनली उनको रिकगनाइज़ किया जाता है उन्होंने जो काम किया था। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में आमना कुछ वजारतें ऐसी हैं कि जिनको समझा जाता है कि भाई किसी को नहीं देनी, आम आदमी को दे दें जिसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें भर्तियाँ नहीं हो सकती, इसमें माल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन देखें ना, ये जितना सीरियस इशू आज हो चुका है, मेरा ख्याल है 2-3 बड़े इश्यूज़ में से बड़ा इशूज़ है। अब जिस अंदाज से इशू है ये, और जिस अंदाज से हम देख रहे हैं पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बैठ के सोचती है, और आपने देखा इस हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत बातें की हैं, कराची में लोगों से भी मुलाकातें की हैं। लेकिन हम ना सीरियसनेस तो इसमें देखने वाली बात होगी। आपने बहुत बातें गिनवा दी हैं जो वजूहत बननी हैं, ड्राउट भी है, बारिशें हैं। असल जो बड़ा ना मेरा ख्याल है 2 वजूहत हैं बड़ी, ये जो है मानसून बारिशें और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमें वहाँ से मिलती है, बाहर से मौसम तब्दील होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं अब गर्म मौसम बढ़ रहा है, ये मसला बना हुआ है। दूसरा ये कि हमारी बारिशें जो ना जिस तरह पड़ती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर का एक महकमा भी अरसे से हो रहा है। आप देख लें, वार्निंग आफ्टर वार्निंग दी जाती है कि जी फ्लड आने वाले, बेताशा बारिशें होगी, नतीजतन उसकी पेशबंदी नहीं की जाती, नतीजतन नुकसान होता है। दूसरा मेरा ख्याल है जो ज़्यादा परेशान कुन बात है, हम ना जो अपने अक्सर बात करते हैं सरफराज भुगटी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में जो फ्लडिंग होती है उसका नुकसान पूरे मुल्क में भी होता है। वो बताते हैं कि वहाँ पे 200 के करीब नाजायज़ नाले जो है ना, नालों पे लोगों ने दुकानें, घर और अपनी कमर्शियल चीज़ें बना के रखी हुई हैं। नतीजा क्या निकलता है कि पानी बजाय बहने के समंदर में चला जाए वो रुक जाता है, और वो जनाब उसके बाद वो फ्लडिंग का सबब बनता है। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में मुझे याद नहीं है कि हमारे जो जिस अंदाज से यहाँ, आपको याद होगा ख़ास तौर पे 2012 के बाद जो 2 बड़े सैलाब आए थे, 6-6 महीने 8-8 महीने बल्कि सालों जो है ना वो पानी नहीं निकला वहाँ से, क्रॉप्स की तबाही हुई। चलें ठीक है, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ग्रीन हाउस मिशन में हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है। इस हवाले से जो हमसे वादे किए गए थे वो देखने $5 बिलियन कम से कम हुआ था। मुझे नहीं याद कि $100 मिलियन भी सवाल सर, लेकिन जो फंड्स मिल रहे हैं क्या हम उसका शुरुआत करनी पड़ेगी, राइटली यूज़ कर रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन अपनी जगह पे मौजूद है। अब देखिए, हम ना कास्ट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मुख्तलिफ आती रहती है, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस हवाले से कोई रिपोर्ट आई होगी और उसमें इसका जिक्र भी किया होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत पैसा आता भी इस हवाले से, वो किस तरह खर्च हुआ था, ये आप जिस तरह क्रॉप्स को बेहतर करने के हवाले से है कि कैसी क्रॉप्स होंगी, ये बड़ा इस पर काम किया गया था, नहीं किया गया था, उसकी रिपोर्ट किया है, हमें कुछ नहीं पता। और फिर ये हीट वेव इतनी इंटेंसिव होती चली जा रही है, राइजिंग टेम्परेचर, हॉटर एंड हॉटर डे हर हमारा हो रहा है। इसको रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? जितना पैसा बाहर से आता है या हुकूमत इस हवाले से पैसा रखती है, क्या वो सही जगहों पे खर्च होता है?
अपरेंटली तो जवाब आमना ना में नज़र आता है, इसलिए कि आपको ऑन ग्राउंड कुछ नज़र नहीं आता कि चीज़ें तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही। बहरहाल अब मेरा ख्याल है जिस अंदाज से इसको टॉप लेवल पे देखा जा रहा है, उम्मीद है कि इस हवाले से मेरा ख्याल है सेंस आबिद साहब, डोंट यू थिंक कि हमारी जब हम उड़ान पाकिस्तान के 5 ईज़ की बात करते हैं और हमारी ये टॉप प्रायोरिटी भी होना चाहिए। अगेन जैसे मैंने अपने सवाल के पहले सवाल के हिस्से में ये बात की थी कि आलमी बैंक ये कह रहा है कि जी अगर आपने जीडीपी को अपने बेहतर करना है, जो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और साथ ही साथ जो हम पावर्टी को रिड्यूस करने की बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज फिर आपका अगेन यही आ जाता है कि आपकी जो क्लाइमेट चेंज से हमारी जो इकोनॉमी मुतासिर होती है, जो लॉसेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मुतासिर होता है, उसमें रिकन्स्ट्रक्शन में ठीक ठाक रकम आपकी चली जाती है। तो उस पर हम अगर काबू पा लें तो बहुत हद तक हम हमारे जो बाकी 5 ईज़ से जुड़े हुए हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। यकीनन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए जो एक पहला स्टेप होगा वो ये है कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी या उड़ान में या किसी भी जगह पे जो क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक जो इनिशिएटिव जिनका जिक्र किया जाता है उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के कंट्रोल में नहीं है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो है वो क्या है, वो है कि आप फसलें ऐसी उगाएं जो मौसमी तगैर का मुकाबला कर सके। ये महकमा ज़राअत जो है सूबे उनका काम है। क्लाइमेट चेंज ये कहती है कि आप जो क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करें, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का काम है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट करते हैं। क्लाइमेट चेंज कहती है कि हम अपने घर, अपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो इस तरह का बनाए कि वो लेकिन यहाँ पर एक्शन आबिद साहब बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इसके बरक्स हो रहे हैं। एक जानिब हम जब प्लांटेशन की बात करते हैं, दूसरी जानिब हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि तेजी से इस वक्त हाउसेस, सोसाइटीज या कमर्शियल अर्बन प्लानिंग जो है वो उसका काम है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि क्लाइमेट चेंज इसमें आमना ये भी तो फैक्टर है ना आबिद साहब कि ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारे यहाँ है ही नहीं है। अब ये स्मोक मतलब ना सिर्फ हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह हो रहा है, इस हवाले से भी कुछ होना चाहिए। अब देखिए अरसा दराज से हम देख लें पूरा पंजाब स्मोक की नज़र होता है, कुछ नहीं होता उस हवाले से। जी तो मैं यही अर्ज कर रहा था ना कि ये वो तमाम इक़दाम जो किस क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का में आते हैं, असल में वो मिनिस्ट्री के करने वाले काम नहीं होते। मिनिस्ट्री तो एक फ्रेमवर्क दे देती है, उसके बाद जो सारे इनमें से बेशतर काम जो है वो सूबाई हैं। और इसका मतलब है कि वो एक लफ्ज़ जो बोलते हैं होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ पॉलिसी अप्रोच, के तमाम हुकूमतें और तमाम पॉलिसीज़ जो हैं उनमें ये एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा हो। तो क्लाइमेट चेंज को जब तक हम उस तरीके से नहीं लेंगे, वफाक में बैठ के क्लाइमेट चेंज का मुकाबला जो है वो सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। ये अकेली एक मिनिस्ट्री का या वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। बुनियादी तौर पे वफाकी, सूबाई और मुकामी हुकूमतों का काम है अगर हम हकीकतन एक क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट कौम बनना चाहते हैं। एक क्वेश्चन को जाते जाते प्लीज़ एड्रेस कर दीजिएगा क्विकली, वो ये कि इस हुकूमत के, क्योंकि आपकी इंटरेक्शन भी आप मामला से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हैं, इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में क्लाइमेट चेंज सिर्फ आप समझते हैं कि अल्फाज की हद तक है, या इस पे वाकई प्लान ऑफ एक्शन करने के लिए संजीदा एफर्ट्स की जाएंगी आने वाले वक्तों में? मेरा ख्याल है कि अब ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी हीट वेव का पाकिस्तान में कब पता लगा, जब खुदा वो बदकिस्मती से बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो गई। थरपारकर ट्रेजेडी को हम कब लेते हैं, उस वक्त हम उसकी बात करते हैं जब बदकिस्मती से वहाँ पे बच्चे नमूनिया का शिकार होना लगते हैं। स्मोक का हम तब जिक्र करते हैं जब फ्लाइटें कैंसिल होती हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से क्लाइमेट चेंज अब एक मुआशी मसला बन चुका है, ये सिर्फ एक मौसमियाती मसला नहीं है। और कोई भी हुकूमत आबिद साहब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम हम ना देखें ना, जिस तरीके से जिस पैमाने पे हो रही है सूबों में और मरकज में, इस्लामाबाद में भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। बिल्कुल सर, इस्लामाबाद तो तैयार नहीं, फिर भट्टे बने हुए हैं उनको रोकने के लिए तैयार नहीं। जी हाँ, ये सब चीज़ें बड़ी तब्दील देखें ना, नारे लगाना, अच्छी पॉलिसी दे देना और बात है, बात आती है कि अमल किस हद तक होगा। अभी देखें इस्लामाबाद जैसे शहर में भी आप देख रहे हैं जो मसला बना हुआ है, स्मोक का मसला, अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला बना हुआ है, बेताशा आबादियाँ ऐसी हैं इनका पता ही नहीं लोगों को। और सूबों का और मरकज का तो कोऑर्डिनेशन आमना जितना हर इशू में नहीं है, इसमें तो कतई तौर पर नहीं है। देखिए इसको कोई सब्जेक्ट को संजीदगी से लेने के लिए तैयार। अमरीका में सबसे अहम मिनिस्ट्री जो क्लाइमेट चेंज की होती है, उसके बंदा ढूंढा जाता है कि कौन वजीर होगा।
हमारे यहाँ कहते हैं जी जिसको फालतू एक नाम देना है, मतलब जिसको खाता पूरी करनी है उसको वजीर बनाना है, बेमहकमा की बजाय क्लाइमेट चेंज का बना दिया जाता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अब देखें लोगों को पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हम इस पर शऊर नहीं है, इसको देख जी आप कंटिन्यू करें। साहब इसमें बदकिस्मती से अमेरिका भी इस दफा वो ट्रंप ने अनाउंस कर रखा है कि जो ही वो 20 जनवरी को हुकूमत संभालेगा तो वो पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेंगे लास्ट टाइम की तरह। तो अब अमेरिका भी क्लाइमेट चेंज को, अमेरिकन तो कंसर्न होंगे लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस पर बिल्कुल कंसर्न नहीं। उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच आबिद साहब, बहुत सब तब्दील होगा दुनिया पे भी। जी आबिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशाम साहब के नाज़रीन, अगली स्टोरी के लिए ब्रेक पर जाते हैं, उसके बाद दीगर अहम स्टोरीज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कुरम को इमदादी सामान की तरसील जारी। अशिया ज़रूरिया लिए 50 ट्रक पारा चनार पहुंच चुके हैं। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरोनोश और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर कुरम अशफाक खान ये कह रहे हैं कि काफ़िले का अमन से पारा चनार पहुँचना काफ़ी खुशाइन दिखाई दे रहा है। कोहाट में होने वाले अमन मुआहदे के 14 निकात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वहाँ की सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी। बहुत शुक्रिया सर आपको भी वक्त देने के लिए। एहतशाम साहब, ये 94 दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो शाहराहें हैं वो ओपन हुई हैं, खुली हैं। उसके बाद 10 ट्रक जो है वो बगल, जबकि 30 ट्रक ये कहा जा रहा है कि पारा चनार पहुँच गए हैं। ये वहाँ पर हम देखना कि मामूलात ज़िंदगी का मामूल पर आना कितना खुशाइंद है। और आप देख रहे हैं कि जो हमारी जो इस हवाले से पीस डील हुई है उस पर आपको इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रहा है? अमना, मायदे के फ़ौरन बाद आपने देखा थोड़ी बहुत आपने देखा टेंशन देखी और लग रहा था कि मायदा शायद रास्ते में खुदा न खास्ता ब्रेक ना हो जाए, लेकिन सेंस प्रिवेल कर गई। सारे मेरा ख्याल है जितने एलिमेंट थे और हुकूमत ने भी, और पहली मरतबा हमने केपी गवर्नमेंट में और वफाकी हुकूमत में भी कोऑर्डिनेशन देखा कि किसी तरीके से मसले का हल किया जाए। और जो फौरी तौर पे ज़रूरी अशया पहुँचनी थी हेल्थ के हवाले से, मेडिकल और दूसरा तीसरा, वो सारी की सारी जिस अंदाज से पहुँचना शुरू हुई हैं, तो ये बड़ा वाज़े तौर पे इशारा दे रहा है कि बड़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर लिया गया है। अगरचे 100 साल पुराना झगड़ा ये सेक्टेरियन बाद में बना था, उसके बाद आपने देखा आपका कराची भी इसमें लपेट में आया। 8-8 जगहों पे लोगों ने धरने दिए, सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो लोग हर सिचुएशन में सियासी फ़ायदा उठाते हैं, सो उनको कोई एहसास नहीं होता कि कितनी डेलिकेट सिचुएशन है, इस पर हमें क्या करने की ज़रूरत है। अच्छी बात है आमना, अब देख ज़ख्मियों को भी वहाँ से लाने की बात हो रही है। जो सीरियस ज़ख्मी हैं उनको पेशावर या इस्लामाबाद में लाना तो लाया जाए। एक बात जो गलत हुई थी मेरा ख्याल है वो जिस पे हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग भी लिया, वो डिप्टी कमिश्नर पे हमला था। जान बच गई इनकी। उसके बाद रेड लाइन ने जिस तरह अबूर हुई थी उसको उन्होंने सॉरी के वापस लिया। और इस वक्त यह है कि सारा का सारा बोझ उस अमन कमेटी पे है जो ये मेक श्योर कर रही है कि जी अब ये माहिदा ना टूटे और ये अब दोबारा से ये लड़ाई झगड़ा और फसाद ना हो। तो मेरा ख्याल है सामान का वहाँ पहुँच जाना, तरसीलात का पहुँच जाना, वक्त पे लोगों को चीज़ें मिल जाना, ये इंडिकेशन है कि होपफुली ये मामला फॉर ऑल टाइम टू कम किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है मसूद साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत के लिए इसको मेंटेन रखना ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि ओवर द नाइट कोई भी इस तरह का जो ग्रेव सिचुएशन होती है या ग्रेव प्रॉब्लम्स होते हैं वो बनते नहीं हैं, ना ही ये ऑल ऑफ सडन कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से हम देखें कि इतनी डायर सिचुएशन वहाँ पर हो गई थी। 100 से ज़ायद वहाँ पे हलाकतें हुई इस सिलसिले में। उसके अलावा 94 दिनों के बाद वहाँ पे अब शाहराहें ओपन हो रही हैं। और फिर ये हफ्ते के रोज़ इस एग्रीमेंट के बाद ही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एहतशाम साहब भी जिक्र कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर पर हमला होना, उन पर अटैक, और एक पुलिस अफसर वो भी ज़ख्मी हुए इस अटैक में। आगे आप इसकी कामयाबी के चांसेस और इम्प्लीमेंटेशन कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं सूबाई हुकूमत के लिए? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में कुरम में जो चीज़ें हैं, जो मेरे ख्याल में जो मेजर फैक्टर्स हैं, एक तो टेररिज्म है और सेकंड यहाँ पे सेक्टेरियन इशू भी है, फिर बॉर्डर क्लैशेस है जो रिसेंट वहाँ पे हुए हैं। खरलाची हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, उनके सामने पक्तिया का डन पटन है जहाँ पे रिसेंटली वहाँ पे मई में और अगस्त में वहाँ पे काफ़ी कुछ फायरिंग हुई थी और हमने वहाँ के उनके काफ़ी पोस्टें वहाँ डिस्ट्रॉय की थी। और इसके अलावा लैंड के इश्यूज हैं, ग्रेजिंग साइट्स के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं, और ये इम्पोर्टेंट इश्यूज यहाँ पे हैं। और ये नई बात नहीं, 1938 में हुआ है, फिर 1966 में सब्सिक्वेंटली ये मसाइल हुए। आर्मी ने यहाँ बड़े 2 ऑपरेशंस भी किए थे। 2007 में ये ऑपरेशन कुरम गेट के नाम से हुआ था,
अपर कुरम में ऑपरेशन हुआ था, जब यहाँ पे आर्मी ने ऑपरेशन किया, दैट वाज सक्सेसफुल। 2011 में एक और ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन कोह सफेद, वो लोअर कुरम में हुआ था। फिर यहाँ पे अभी देखें कि जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल में रिट ऑफ द स्टेट जो है हर हालत में एस्टेब्लिश करनी होगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, लाइक जो उनके साथ एहलकार थे, देखें जब गवर्नमेंट के इदारों पे हमला होता है या गवर्नमेंट के नुमाइंदों पे हमला होता है तो वो किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देयरफॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट द सेम टाइम जो बाकी जो लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी, जो जिन्होंने जरगे में जिन्होंने गारंटीज दी थी कि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिट जो है वो इंश्योर एट ऑल कॉस्ट करनी होगी। मेरा ख्याल में देखें कि अभी भी जो कानवाई मूव करके गया है और वो भी अंडर प्रोटेक्शन गया है। अनफॉर्चुनेटली अभी आप देखें दिस इज दी 82 किलोमीटर की ये रोड है जो टल से पाराचिनार जाती है, एंड दैट इज द लाइफ फॉर द पीपल ऑफ अपर कुरम। तो मेरा ख्याल में भी हमें इसको सीरियस लेना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी सूरत में रिट ऑफ द स्टेट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो इसको हमें इंश्योर करना चाहिए। और तो इसमें जो ट्रेडिशनली जो जरगे भी हों, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे जरूरत पड़ती है यूज ऑफ फोर्स वहाँ पे होनी चाहिए। और अब देखें लोगों को रियलाइज हुआ, पहले जहाँ जरगे होते रहे खैबर पख्तूनख्वा में कि यहाँ अफवाज की जरूरत नहीं है, हम खुद चीजें एड्रेस करेंगे, लेकिन हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे एक जमीनों का भी तो क्लैश है ना बेसिकली, ये इस हवाले से भी बात होती है कि कुछ वहाँ पे इस हवाले से लैंड डिस्प्यूशंस ये वाले मामला भी हैं, तो इनको आप समझते हैं इस अग्रीमेंट में इस अग्रीमेंट में इसको एड्रेस किया गया इस इशू को? जी हाँ, देखिए ऑलरेडी एक लैंड कमीशन बना था और उसमें उन्होंने सेटल करना था, क्योंकि यहाँ पे लैंड सेटल नहीं है और फिर वही सेक्टेरियन उसको रंग दिया जाता है सब्सिक्वेंटली, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो लैंड कमीशन जो बना था उसने ऑलरेडी 5 लाख एकड़ इसमें यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, तो रिमेनिंग अभी भी बहुत सारी है। तो मेरा ख्याल में एक रिजॉल्व होना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कि सेटलमेंट ऑफ द लैंड जो मेजर इश्यू है बिठाना चाहिए। एक ग्रैंड जर का यकीनन एक तो होना चाहिए NWFP की जो खैबर पख्तूनख्वा से कि वो इस चीज़ों को भी एड्रेस करें, लेकिन गवर्नमेंट के लैंड रिफॉर्म्स मकामी लोगों को ऑन बोर्ड लेके उसको इम्प्लीमेंट फौरन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आधा काम हुआ आधा रहता है। मेरा ख्याल में अगर ये सेटल होगा बिल्कुल ऐसे इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल चैलेंज सर। लेकिन इसी हवाले से ना ये भी बातें की जाती हैं कि अभी मरी एग्रीमेंट भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एग्रीमेंट था, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो इसके हवाले से भी लोगों की एंटिसिपेशन ये है कि ये कब तक मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। जहां पर हम सेक्टेरियन वायलेंस की बात करते हैं तो वहां पर उनकी बैकिंग भी है। अभी देखें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई इसमें तो एक्सटर्नल फैक्टर है, देखें फितना अल ख्वारिज इसमें इन्वॉल्व हुई, और आपको पता है कि सामने जिस तरह मैंने बताया है कि जो कुरम की लोकेशन है इट इज ए पैरट्स बीक कहते हैं। नॉर्थ में नंगहार है, नॉर्थ वेस्ट में पख्तिया है और वेस्ट में खोस्त है। तो 3 अतराफ से अफगानिस्तान है और ये तीनों सूबे वो है जहाँ पे बड़ी प्रेजेंस है फितना अल ख्वारिज की, और वहाँ से वो इंटरफेयर करते हैं और इनके लिंक्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। सो देयरफॉर वी कैन नॉट रूल आउट कि फॉरेन सपोर्ट भी इसमें शामिल है, फॉरेन देखें वेपन्स भी और इक्विपमेंट भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें रिट ऑफ द स्टेट हर हालत में एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और स्पेशली बॉर्डर्स पे हमारे ऑलरेडी अफवाज वहाँ पे लगी हुई हैं, और हमने पीछे एक डिमॉन्स्ट्रेट किया था अपनी कैपेबिलिटी, जहाँ हमने उनके 4 पोस्टें तबाह कर दी थी, उनको मैसेज दिया था, और एक बॉर्डर मीटिंग में हमारे ब्रिगेड कमांडर ने उनको मैसेज दिया था अगर कोई बंदा इलीगली बॉर्डर क्रॉस करता है तो हमारे लिए ही इज अ टेररिस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और हम स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। गजा पर इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताज़ा हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं, जबकि सेहोनी हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी जारी कर दिया है, जिसमें उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब कंट्रीज़ को इजराइल का हिस्सा दिखाया गया। इस पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और फ़लस्तीन ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद भी कर दिया है। दूसरी जानिब आजकल 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खासे एक्टिव इस मामले पर दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे ये वाला मामला हो या कनाडा का मामला हो।
बाइडन हुकूमत पर तनकीद का या गजा का, ट्रंप खबरों में रहने का कोई मौका नहीं छोड़े। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि उनके इक़्तिदार संभालने तक अगर इजरायली यरगमाली हॉस्टेजेस वापस ना आए तो मशरिक़ वस्ता जहन्नुम बन जाएगा। लेकिन हमास को धमकियां देने वाले ट्रंप का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 जनवरी को हशमनी केस में ट्रंप को सज़ा सुनाई जाएगी, जिस पर ट्रंप खासे नारा भी नज़र आ रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हुमा बकाई साहब ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। एहतशाम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हुमा बकाई साहिबा, आपकी जानिब आ रही है। ये अभी हम इस सिलसिले में देख रहे हैं कि जो नया नक्शा जारी किया गया है, एक जानिब हम देख रहे हैं कि पीस डील के लिए या कुछ मामला सेटल करने के लिए मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ऐसे प्रोवोकेटिव एक्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। तो इससे जो डील है उसकी कामयाबी के चांसेस फिर क्या रह जाते हैं? देखिए, इज़राइल जो है वो 7 अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक एक हार्ड पॉस्चरिंग करता है, और हार्ड पॉस्चरिंग वो और फिर उसको वॉक इट्स टॉक भी करता है। यानी कि जब डील की भी बात हो रही होती है या सीज फायर की भी बात हो रही होती है तो इज़राइल से हमले जारी रहते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो डेथ की समझिए टैली है वो है ये है कि 46,000 पैलेस्टीनियंस इस जंग की नज़र हो चुके हैं, और कोई 450 या 425 इजरायली सोल्जर्स इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत ज़्यादा बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, और ऐसे फरीक़ैन के बीच में हो रही है जो पहले एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इजिप्ट जो है वो ईरान से बैकडोर डिप्लोमेसी में इस वक्त डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ताकि वो रेड सी के हवाले से कोई बेहतर सूरत हाल निकाल ले। ईरान को ये अश्योरेंस दी गई है कि वो उस तौर रिएक्ट ना करे, और हिजबुल्लाह को भी रिस्ट्रेन करने के लिए कहा गया है ताकि किसी बेहतर सूरत हाल की तरफ पहुंचा जा सके। इसी तरह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की भी हार्ड पॉस्चरिंग है, लेकिन इस बात की तरफ भी इशारा है कि निगोशिएशंस की जा रही हैं और शायद उससे कोई मस्बत रास्ता निकल आए। और तो इस पूरी हीट में उन्होंने ग्रेटर इजराइल का समझिए नक्शा भी जारी कर दिया, जिसको सबने रिजेक्ट किया है। इसको कतर ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, दीगर ममालिक ने रिजेक्ट किया है, और जाहिर है ईरान ने तो रिजेक्ट किया ही है। लेकिन जो सीरिया की सूरत हाल बनी, और इसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी जी, सीरिया की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस बात को जहन में रखिए कि इस वक्त जो बंदा सीरिया में हसूल ताकत जिसके पास हासिल की है, जो ताकत में आया है, उसको अमेरिका और इजराइल मिलकर सपोर्ट करते थे। ठीक है सीरिया जी। और सीरिया ने इजराइल को मिडल ईस्ट की हिस्ट्री लिखने की इजाज़त दी है। वो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे अब इजराइल का असर रसूख और अमेरिका का असर रसूख बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने पुश बैक किया है ईरान को भी और रशिया को। जी एहतशाम साहब, आप ये जो पीस डील हो रही है, निगोशिएशंस भी चल रही हैं, इसमें इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसकी कामयाबी की राह में आप क्या रुकावटें देख रहे हैं कि अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई इस पर आउटकम नहीं निकल रहा? दूसरी चीज़ ये कि जो अभी हम देख रहे हैं कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने इजरायली काउंटर पार्ट से मुलाकात भी की, और ये सारी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं उस पर बातचीत हुई है। कहीं ना कहीं यूएई भी बड़ा इसको हम देख रहे हैं एक्टिवली अब इन मामलात को देख रहे हैं। तो अब इसके हल की जानिब आपको लगता है कि वक्त कम ही रह चुका है? जिस तरह से ट्रंप की भी वहाँ से आ रहे हैं कि हॉस्टेजेस को फ़ौरन फ्री किया जाए, या उससे पहले उनकी जो हम बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे जिस वक्त वो इलेक्शन कैंपेन्स में थे, उस वक्त वो तो ये कह रहे थे कि जंग बंदी की जाएगी, लेकिन अभी वो सिर्फ हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं आगे आने वाले वक्तों में, और किस हद तक देख रहे हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी गजा की? हमने देखे मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक जो है ना अपने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए सर तोड़ की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स ज़्यादा है, और जिसको कहना चाहिए रीजनल स्टेबिलिटी कहाँ जाती है ये किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है। और दूसरा आप देख लें सिमिलैरिटीज़ जो आपको नज़र आ रही ना इजराइल में और अमेरिका में, जहाँ पे इजराइल ने नक्शा एक नया दिया है, तो उधर अपना ट्रंप साहब ने भी नया नक्शा दे दिया जिसमें एनेक्स करके उन्होंने कनाडा को शामिल कर लिया अपने, जो बड़ा दावे से कह रहे हैं कि मैं शामिल करके रहूँगा इनको, मेरी ये इकानमी स्टेट होगी। देखिए अब सवाल इस वक्त ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतना शदीद दबाव होने के बावजूद जंग बंद नहीं हुई। और फिर देख लें कि 3 दफ़ा अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर चुका है इसको कि नहीं जंग बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात है हमना वो है कि जिस तरीके से इजराइल पे दबाव आ रहा है, मतलब एक नई डेवलपमेंट ये है कि इजराइल की फ़ौज की तरफ से बाकायदा
नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर उनको कहा गया कि जी जंग बंद करें आप, ठीक है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा आप देख लें उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं इजराइल की, आमना वो बता रही हैं कि हॉस्टेजेस की तादाद, अपना जो सेहत है उन बड़े तरीके से ख़राब हो रही है, उनको निकालना बड़ा ज़रूरी हो गया। अब देखें एक तरफ इजराइल की नाकामी है, इतनी तबाही करने के बाद भी वो देखते हैं, मेरा ख्याल है 5-7 लोग बाहर आए हैं, 90 के करीब हॉस्टेजेस थे यरमाली उनको, जिसमें 4 अमरीकी भी शामिल हैं, अभी तक रहा नहीं हो पाए। वो ठीक है, अब इतनी बमबारी की, इतनी बदल के अपनी जगहों पर लेके जा रहे हैं, तो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा इजराइल को नुकसान भी हुआ। आज देख लें कि वहाँ पे नए सिरे से दोबारा से आपने देख लें बड़ी बड़ी रैलीज निकलना शुरू हो गई हैं फिर इजराइल में इसके ख़िलाफ़ कि जी जंग बंद की जाए। अब सवाल ये कि बंद होगी कि नहीं बंद होगी। मिडल ईस्ट का नया नक्शा, जिस तरह वो कह रहे हैं कि न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इजराइल को बनाना ही बनाना है अमेरिका ने, और फिर जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके आमना ट्रंप साहब अपनी 20 जनवरी से इनाग्रेशन से पहले कितने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिए हैं। उस देखें इन्हीं दिनों उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया, बल्कि जब अपना रैली चल रही थी उनकी इंतखाब की, उसमें उन्होंने कहा था नेतन्याहू साहब फिनिश द एजेंडा, फिनिश द जॉब, मेरे आने से पहले इसको कर लो। तो अब देख लें कि बाइडन ने तो फिर थोड़ी सी जिसको कहते हैं इसकी मुखालफत की थी और $1.5 मिलियन जो आखिरी पैसा था वो नहीं दिया था, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके जिस तरीके से ट्रंप साहब सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो बज़ाहिर तो लगता है कि मिडल ईस्ट का नक्शा तब्दील होने की बात तो बाद में होगी, लेकिन मेरा ख्याल है नए नए सिक्योरिटी के इशूज़ पैदा होंगे। उमर साहब भाई, हम देख रहे हैं बिहाइंड द सीन एक ये मामला भी चल रहे हैं कि यूएई और यूएस उनकी भी इंगेजमेंट्स हो रही हैं इस मामले में, और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के क़याम के हवाले से सोचा जा रहा है कि अगर इजराइल ये जो अगर डील हो जाती है और उसके बाद पोस्ट कन्फ्लिक्ट जब ये विदड्रॉ करेगा वहाँ से गज़ा से इजराइल, जब तक पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का क़याम वहाँ पर नहीं होता तब तक एक प्रोविजनल गवर्नमेंट होगी, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी के मामलात होंगे, रिकन्स्ट्रक्शन या गवर्नेंस के मामलात होंगे, वो ये ममालिक देखेंगे। आपको ये मॉडल या ये आइडिया लग रहा है डूएबल? इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि काबिल वक्त है, क्योंकि 2 इमीडिएट कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। पहला तो कंसर्न ये है कि जंग बंदी हो। इजराइल किसी तौर जंग बंदी की तरफ नहीं आ रहा, बिलखुसूस गाज़ा में। लेबनान में कुछ आ भी जाता है टेम्प्रेरी सीज फायर्स की वक्त लिए, क्योंकि वहाँ से हिजबुल्लाह उसे सख्त जवाब देता है। इस वक्त हिजबुल्लाह को बिहाइंड द डोर्स रिस्ट्रेंट किया गया है। गज़ा में तो वो इस सूरत की तबाही करना चाहता है कि शायद कोई जिंदा ही ना बचे। तो पहला जो समझिए हदफ तो ये है कि जंग बंदी हो, और दूसरा उससे भी जो अहम पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं वो है पावर स्ट्रक्चर इन द मिडल ईस्ट। ये पावर स्ट्रक्चर इन द मिडल ईस्ट इजराइल चाहता है कि बियॉन्ड गाज़ा भी उसके हाथ में आ जाए, और इसके लिए आपने सीरिया में भी चेंजेस देखी हैं और आप दीगर ममालिक में भी चेंजेस देख रहे हैं। ये चेंजेस जो हैं ये मिडल ईस्ट के अंदर के ममालिक को भी बहुत समझिए उनके लिए भी लम्हा, लेकिन ये आसान हदफ नहीं है। आसान हदफ मेरा तो ख्याल है कि अभी तक इस हदफ तक पहुंचना ही बहुत प्रॉब्लमैटिक है। पहले आपको ये जंगबंदी हो, दूसरा जो होस्टेजेस का इशू है वो, तीसरा अमेरिका में जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, ट्रंप उसको किसी तौर जोड़ना चाहते हैं अपनी सक्सेस इन मिडल ईस्ट दिखाकर। इसीलिए उनकी जो मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स है इस वक्त वो थोड़ी जोरों पर है, वहाँ उन्होंने लोगों को लगाया हुआ है। तो वो जो ग्रेटर अमेरिका का समझिए ड्रीम है वो जुड़ी हुई है ग्रेटर इजराइल के ड्रीम से, और ट्रम्प चाह रहे हैं कि इसको कुछ इस तौर इतना बड़ा करके पिच कर दें कि उन्हीं के पास हल है दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि जो उनकी ट्रांजिशन टू पावर है वो स्मूथ हो जाए। कांग्रेस ने उनको रेक्टिफाई कर दिया है, अब एक्चुअल वोट टेकिंग तक वो चाहते हैं कि कुछ वो ऐसा कर जाएं कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, कम से कम नजर ऐसा आए। तो इस वक्त देखिए ऐसे ममालिक इन्वॉल्व हैं। जी आप कुछ पूछना चाहें? ऐसे ममालिक इन्वॉल्व हैं इस वक्त जो बिहाइंड द डोर है, दोहा है, कतर में बहुत बात हो रही है, इजिप्ट में जो यूजुअली इसमें नहीं पड़ता है वहाँ बहुत बात हो रही है, यूएई इन्वॉल्व है, इन सम वेज टर्की भी इन्वॉल्व है। टर्की को इनकर्जन से वो रोकना चाहते हैं सीरिया में ताकि वहाँ बैलेंस ख़राब ना हो। तो मेरे ख्याल है सिर्फ गज़ा और पैलेस्टाइन और इजराइल का किस्सा नहीं है, इट्स पूरी मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स हिली हुई है। और ज़ाहिर है ईरान किस तौर इस सूरत हाल में अपना पहलू बचा के आगे निकलेगा वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। आपने देखा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात एकदम से बेहतर हुए, इंडिया मिला है, यूएई मिला है, ईरान मिला है। तो ये दिस इज मिडल ईस्ट एंड द लार्जर मिडल ईस्ट जो आप देखेंगे। साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, क्विकली ऐड कर लें।
आमना देखें, मैं आखिरी बात ये करूँगा कि मिडिल ईस्ट के ममालिक ख़ास तौर पे UAE, कतर, सऊदी अरब वगैरह, उनकी मुश्किल ये हो रही है सियासी तौर पे, उनके लिए अपने मुल्क पे दबाव बढ़ रहा है कि ये 2 स्टेट जो फार्मूला था इससे बिल्कुल पीछे हट गया है इजराइल। अब वो मानते नहीं, जो कि पूरी दुनिया में तय हो चुका है, यूनाइटेड नेशन में तय, वो उससे पीछे हट गया है और अमेरिकन भी उनको दबे अल्फाज में जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये 2 स्टेट फार्मूला जो दिया गया था, तस्लीम किया गया था, उससे इजराइल भाग रहा है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बड़ी वजह बन रही है कि हमारे मिडिल ईस्ट के ममालिक अपना रोल प्ले करने में नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हमारी अगली स्टोरी है, हुकूमत सिंध की जानिब से सूबे के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़्तिसाद पर इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी फराहम करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में कराची में EV टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुकाम ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। इको फ्रेंडली टैक्सीज़ के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुख्तलिफ बैंक से राब्तों और मुख्तलिफ मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत भी कर दी है। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध के बेरोज़गार अफराद को आसान इक़्तिसाद पर टैक्सियाँ देने से बेरोज़गारी में भी कमी आएगी और इको फ्रेंडली टैक्सीज़ हुकूमत सिंध के सरसब्ज़ सिंध के अज़्म के मुताबिक है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें गाजी झंडीर ने ज्वाइन की है। बहुत शुक्रिया गाजी साहब वक्त देने के लिए। ये अभी हम जो देख रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा एक मंसूबा, इसकी अगर हम वो देखी जाए कि जो इनकी इंटेंट है बेरोज़गार नौजवान उनको सपोर्ट करना है। अब इसके लिए एक तो ये आपसे क्विक क्वेश्चंस ये कि सबसे पहले इस मंसूबे पर अब किस हद तक काम हो चुका हुआ है, कब से इसका आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा? आमना, अभी ये मंसूबा शुरुआती मरहले में है, अभी इजलास हो रहे हैं और इसके मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि पिछली जो मीटिंग हुई है सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान से और मुतल्लिका कंपनीज के हवाले से जो ब्रीफिंग उनको दी गई है, उसमें यह तय पाया है कि अभी डिपार्टमेंट मुख्तलिफ बैंकों से राब्ते करेगा और मुख्तलिफ जो मालियाती मॉडल्स हैं उनको ज़ेर गौर लाएगा और एक बार फिर वजीर को ब्रीफिंग दी जाएगी शर्जील इनाम मेमन साहब को। उसके बाद यह तय पाएगा कि किस मालियाती फॉर्मेट के तहत ये EV टैक्सीज परचेज की जाएंगी और उसके बाद प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट फंक्शन करेगा। बहुत अच्छा मंसूबा है, खास अच्छा वही हम देख रहे हैं ना गाजी साहब, बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़े हमारे यहाँ का मसला है, संगीन मसला है और बहुत से लोग जो हम देख रहे हैं तालीम याफ्ता हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन वो परेशान हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं और ना ही हम देख रहे हैं कि इस तरह से कोई पहले कोई मंसूबे शुरू किए गए कि जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनकी कोई दादरसी की जाए। अब इस मंसूबे को देखते हुए चूँकि बाकी कंपनीज़ भी हम देख रहे हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं ट्रांसपोर्ट की जो टैक्सीज़ के ना हम देख रहे हैं कि जो चला रही हैं, तो उसको देखते हुए इस मंसूबे को लॉन्च करना जल्द से जल्द ही बड़ी अहम ज़रूरत है इस वक्त की। तो आप कब आपकी एंटिसिपेशन का है, कब तक इस मंसूबे को आगाज़ होगा, डिलीवर होगा, मतलब विद इन अ ईयर या हम कह सकते हैं कि इसे 1 साल से ज़्यादा लग सकता है? आमना, कोशिश तो डिपार्टमेंट की यही है। शर्जील इनाम मेमन साहब बार बार अपने डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन में है। 50,000 से के करीब नौजवान होंगे जिनको ये EV टैक्सीज आसान इक़्तिसाद पर फराहम की जाएंगी। न सिर्फ 50,000 के करीब नौजवानों को सिंध भर में इस स्कीम से रोजगार मिलेगा, बल्कि क्योंकि माहौल दोस्त टैक्सीज हैं, जो पॉल्यूशन है वो भी नहीं होगी और इसके अलावा जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आमना मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स तक वो पहुँचाएं। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के बहुत बड़े मसाइल हैं सिंध भर में, खासतौर पर कराची में। तो जब एक इजी सर्विस होगी आपको, जो आपकी पहुंच में आपको ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच झंडीर साहब हमारे साथ मौजूद है सेगमेंट पे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।